भव्यात्माओं, अब गोमटसा जीवकान की अवधि ज्ञान मार्गणा के अंतर्गत हम लोग अवधि ज्ञान की अंतिम गाथा जो है, उस अंतिम गाथा की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। अंतिम गाथा में आचार्य भगवान मुख्यतः से अवधि ज्ञान विषय क्षेत्र का आकार कैसे होता है उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। और वो भी मुख्यतः से यहाँ पर उन्होंने देवों के अवधि ज्ञान के विषय क्षेत्र का आकार कैसे होता है, ये कुछ खुलासा किया है। गाथा क्रमांक 437, अंतिम गाथा अवधि ज्ञान मार्गणा की, यहां से मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। जोई सियंता नो ही खेता, उत्तान होन्ति घन पदरा, कपसुराणम च पूर्णो विसरितम आयदम होदी। आचार्य भगवान कह रहे हैं, जोईसी, जोईसिया अंत। सो ज्योतिषी का अंत मतलब ज्योतिषी को अंत में रखो और उसके तक, ज्योतिषवासी देवों को अंत में रखो, उस उनके तक देव मतलब कौन से? भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषी देव। ये तीन देवों में क्या है? अवधि ज्ञान का उनका क्षेत्र कैसा है? उत्तान होती घनपदरा। ये कह रहे कि वो क्षेत्र घन व प्रतर रूप नहीं है। न होती घन, न होती पदरा, न होती दोनों के साथ लगा लो। ना ये घनाकार है, घनाकार मतलब कैसे? समान लंबाई, समान चौड़ाई, समान मोटाई, ये घनाकार हो गया। और प्रतराकार कैसे हो गया? समान लंबाई, समान चौड़ाई, उसमें मोटाई नहीं आएगी, दो डायमेंशन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गोलाकार तिर्यक रूप क्षेत्र अधिक है, ऊर्ध्व और अधः कल्प अल्प है। चित्र में आपको दिख रहा है, देखो भगवंतरिक का ऊपर और नीचे कम है, ऊर्ध्व अधो में कम है, और तिर्यक दिशा में ज्यादा है, किंतु ये गोलाकार है। पहले हम लोगों ने जब देखा था भगवंतरिक की, जब चर्चा की थी, तो उसको आयताकार बताया था, हाँ या ना? तो वहां आयताकार बताया है, यहां पर गोलाकार बता रहे हैं, ये क्या है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पहले जो हमने वर्णन किया था उसमें ये चीज बताई थी कि ऊर्ध्व और अधो दिशा में अल्प है, तिर्यक दिशा में ज्यादा है। अब इतना ही वर्णन करने की वजह से इस प्रकार का मत हो सकता है, इस प्रकार की आपकी मति हो सकती है कि ये आयताकार तिर्यक दिशा में है, ऐसा हो सकता है। और इसीलिए उस भ्रांति का निराकरण करने के लिए आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि ये है तो ऊर्ध्व और अधो दिशा में अल्प, तिर्यक दिशा में ज्यादा, किंतु ये घन और प्रतर रूप नहीं है, गोलाकार है। ठीक है? घन और प्रतर रूप जब नहीं होता है तब गोलाकार होता है। आगे कह रहे हैं, कप्पसुराणम च, कप्पसुराणम च पुनो विस्सरितम आयद होती। तो कप्पसुर मतलब कल्पवासी देव। तो कल्पवासी देव में आवधि क्षेत्र कैसे है? आयत की अपेक्षा विस्सरितम, विसदृश, अर्थात आयत तो है किंतु लंबाई, चौड़ाई, मोटाई असदृश या विसदृश है, मतलब अलग अलग है। कैसे है? यहां पर तिर्यक रूप अल्प है, हमने देखा था एक राजू लोकनाली तक देखते हैं, आजू बाजू और आगे पीछे एक राजू तक लोकनाली तक देखते हैं, और ऊपर नीचे इनका क्षेत्र ज्यादा है। कोई 1.5 राजू से लेकर के कुछ कम 14 राजू तक ये देख सकते हैं, इसलिए इनका ऊपर और नीचे ऊर्ध्व अधो दिशा में ज्यादा है, और आगे पीछे आजू बाजू तिर्यक दिशा में कम है, तो इसीलिए वो आयताकार, खड़ा आयताकार हो जाता है। ठीक है? क्लियर है? इस प्रकार से समझ लेना। इसको समझने में ज्यादा कोई कठिनाई तो नहीं है? हाँ, नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम अवधि ज्ञान का प्रकरण संपन्न करते हैं। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अवधि ज्ञान की शुरुआत से। भाई अवधि ज्ञान शब्द ही अवधि से शुरू होता है, अवधि ज्ञान शब्द ही शुरुआत। आप लोगों को बिल्कुल सुविधा है, आप अपने अपने पीडीएफ को खोल करके उत्तर बता सकते हो, किंतु पीडीएफ को जब खोलते हो तब एक बात का ध्यान रखना, शब्दों को नहीं रखना, उसके आशय को आपको समझाए कि नहीं समझा ये देखना पड़ेगा। ठीक है? आचार्य भगवान के दर्शन कर लेते हैं। जय हो ज्ञान योगी आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु 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 जी आचार्य। बहुत बहुत आशीर्वाद पड़ते हैं।
चलिए, चलिए। आचार्य भगवान आज अवधि ज्ञान का विषय पूर्ण संपूर्ण हो गया है। तो ऐसा सोचा कि मनोपर्याय को जाने से पहले, क्योंकि विस्तृत काफी विषय बड़ा था ये, तो उसमें अलग अलग तरीके से उसके भेद है। अवधि के बारे में आचार्य भगवंत ने बहुत सारी यहाँ पर व्याख्याएं करी है। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रमाण तो गणित की अपेक्षा से बहुत अच्छी तरीके से समझा है। थोड़ा सा रिवीजन आज की पूरी क्लास में हो जाए, फिर कल से हम लोग मनोपर्याय की तरफ चलेंगे। ठीक है गुरु? जी जी। चलिए। तो अवधि शब्द का अर्थ क्या होता है? अवधि, जल्दी जल्दी, अब बिल्कुल समय नहीं है हमारे पास। आधे पौन घंटे का जितना समय है उसमें हमको सब बिठाना है। चलिए, अवधि शब्द, स्मिता दीदी। और अभी के उत्तर हमको जितना हमने चर्चा की है उसकी अपेक्षा से देना है। पारंपरिक ज्ञान पर पहले से जो दिमाग में बैठा है उसकी अपेक्षा से उत्तर नहीं देना, मैं बिल्कुल पकड़ लूंगा। ठीक है? चलिए। अवधि, अवधि, अवधि शब्द का अर्थ कहाँ गए स्मिता दीदी? हाँ, बताओ जल्दी से। हे अवधी म्हणजे सीमित, म्हणजे द्रव्य। सीमा, अवधि का अर्थ होता है सीमित ज्ञान होना। अच्छा, ये सीमित क्यों कहा इसको? सीमा किस प्रकार की सीमा है इसमें? द्रव्य क्षेत्र काल भाव याच्या अपेक्षेने मन इंद्रियाच्या द्वारे न जाणता आत्म्याच्या द्वारे जाणतो, म्हणून त्याला अवधी। देखो, आपने उत्तर थोड़ा बहुत तो सही दिया, किंतु आपने उत्तर अवधि ज्ञान कैसे जानता है इस प्रश्न का दे दिया। हमने प्रश्न क्या पूछा है यहाँ पर? क्षेत्र काल भाव यांच्या सीमेमध्ये राहून, अवधि सीमित। ज्ञान को सीमा ज्ञान या सीमित ज्ञान क्यों कहा? प्रश्न ये है, अवधि ज्ञान को सीमित ज्ञान क्यों कहा है? तो इसका उत्तर क्या आएगा? द्रव्य क्षेत्र काल भाव यांचे सीमित। बिल्कुल ठीक है, तो आपको ऐसा कहना चाहिए, चूंकि अवधि ज्ञान का विषय सीमित होता है, विषय का अर्थ ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, चूंकि अवधि ज्ञान का द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि का विषय सीमित होता है, इसीलिए उसे अवधि ज्ञान कहा जाता है। ठीक है, विषय शब्द यहां पर महत्वपूर्ण है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अवधि ज्ञान के अलग अलग कौन कौन से भेद होते हैं? मूल भेद, प्रभेद नहीं बताना है, मूल भेद। मूल भेद कौन बताएगा? अनिता दीदी कलकत्ता। एक 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 बताइए पहले। मुझे मेरा क्वेश्चन था कि हाँ, विसदृश जो बोले वो ऊपर नीचे आयताकार सब चारों तरफ से क्या विसदृश कल्पवासी देवों का? वी सदृश का अर्थ ये हो गया कि भले लंबाई और चौड़ाई ये समान है, एक राजू भाई एक राजू है, किंतु ऊपर नीचे विषय ज्यादा होने की वजह से वो विसदृश हो गया, घनाकार स्थापित नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि घन होने के लिए मुख्यता से वही, क्योंकि घन क्या है? तीन का घात, घात तीन है, तो उसी संख्या को उसी संख्या से जब तीन बार गुणन करोगे, अर्थात जब भी आप घन शब्द लगाते हो तो अर्थ ये होता है कि समान संख्या को तीन बार गुणन कर रहे हैं। तो इसका भ्रम तोड़ने के लिए आचार्य भगवान यहाँ पर भी सदृश शब्द दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वैसे भी लंबाई मोटाई चौड़ाई जब देखोगे तो तीन डायमेंशन तो आना ही आना है, तो वो समान नहीं है, इसलिए उसको विसदृश कहा। उसमें दो चीजें तो समान है, लंबाई चौड़ाई तो समान है, किंतु ऊपर नीचे जो ऊंचाई है वो समान नहीं है। ठीक है, चलिए अब आप ही बताइए अनिता दीदी, अवधि ज्ञान के भेद। अवधि ज्ञान के भेद दो प्रकार, भाव प्रत्यय गुण प्रत्यय और फिर नहीं नहीं, ठीक है, भव प्रत्यय बताया काफी है, एक 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 बताना है। चलो ठीक है, एक भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय बता दिया, और कौन बताएगा? माया पखारे दीदी। देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। बहुत बढ़िया, तो देशावधि, परमावधि और सर्वावधि ये किस अपेक्षा से ज्ञान होते हैं माया दीदी? ये अवधि ज्ञान के भेद किस अपेक्षा से है? कौन सी दृष्टि से है? कौन सी अपेक्षा से है? द्रव्य क्षेत्र काल में। अरे वो तो सब में आएगा। अरविंद जी, वरना भैया जिनको ये जिनको संयमी प्रश्न और के उत्तर असंयमी नहीं आ रहे संयमी। हैं, जिनको प्रश्न के उत्तर नहीं आ रहे, वो अच्छी भांति भली भांति उसको समझना कि अर्थ क्या होना चाहिए। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, वंदना भैया जी। ये संयमी और असंयमी और तिर्यंच मनुष्य नारकी और देव की अपेक्षा से होता है, मतलब। चारों गति बता दिया सर आपने। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, ये तीन भेद किस अपेक्षा से किए गए हैं हेमांगी?
नमोस्तु आचार्य श्री वंदना भैया। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के तीन तीन प्रकार है ये। ये बहुप्रत्यय में नहीं होता है देशावधि। हाँ, बहु प्रत्यय में भी आप देशावधि बिल्कुल होती है। ऐसे भी ना कह सकते हो। हाँ, सुनीता उकेकर दीदी। नमोस्तु महाराज जी, वंदना भैया जी। क्षयोक्षम की अपेक्षा से ये तीन बहुत भेद किए सुंदर। गए। ये क्षयोपशम की अपेक्षा से किया जाता है। जहां पर क्षयोपशम कम है देशावधि, उससे ज्यादा क्षयोपशम परमावधि, उससे ज्यादा क्षयोपशम सर्वावधि। क्लियर है? बराबर। चलिए, अब भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय में, भव प्रत्यय में भव शब्द का अर्थ क्या लेना? बहु की अपेक्षा। में भव शब्द का अर्थ क्या करेंगे? जिन्होंने उत्तर नहीं दिए वो बाकी लोग, सब लोग जो है हाथ अपना अपना उत्तर हो जाए तो क्लोज कर देना। चलिए, अंजलि दीदी नागपुर। नमोस्तु गुरुवर, वंदना भैया। बहु का आता है आयु कर्म नाम के उदय के निमित्त से जो आयु जीव और नाम दोनों शब्द कैसे लगाएंगे? आयु कर्म आयु नाम कर्म। लिखेंगे। आयु नाम कर्म, नामकरण का नामकरण में कोई आयु नाम कर्म नहीं है। राजेश जी बताइए। क्या क्या क्वेश्चन है, मैंने सुना नहीं। भव किसे कहते हैं? वह मतलब एक आयु पूर्ण होने के बाद दूसरी आयु में जो जाते हैं, वो मतलब भाई पहुंच तो रहे हो, शब्द थोड़ा सा ट्यूनिंग चाहिए, ट्यूनिंग थोड़ा सा। हाँ भाई, सुभद्रा दीदी, महेंद्र कुमार जी, जो भी बताना चाहे। आपने हैंड रेस किया है। वंदना भैया जी। हाँ वंदना दीदी। जी सब्जी का कारण भव है, भव निमित्त है। वो तो भव प्रत्यय कहा, बहुत सही बात है, किंतु भव किसे कहेंगे? भव एक एक जन्म से दूसरे, एक आयु का मरण होकर दूसरे भव में जन्म होता है, उसके भव आयु के का मरण होता है क्या? मनुष्य का, जीव का। जीव का मरण होता है क्या? आयु पर्याय। चलो, पर्याय आपने शब्द ठीक लगाया। उत्तर थोड़ा सा आप लोगों को, इसलिए मैं वार्म अप कर रहा हूं। आप सही कहते हो, किंतु थोड़ा सा अगर सामने वाला जब चर्चा जब करने के लिए बैठता तो कुछ भी लेगा ना, आप लोग नहीं हिलना चाहिए। आयु कर्म का उदय पाकर जो जीव की पर्याय होती है, तीन शब्द आ गए इसमें भव में। एक आयु कर्म का कारण लगा बता देना, उदय, आयु कर्म का उदय, ये उसका कारण होना चाहिए। ये जीव की पर्याय है। पर्याय और जीव, ये भी शब्द आने चाहिए। आयु कर्म के उदय से जीव की होने वाली पर्याय भव कहलाती है। ठीक है? क्लियर है? चलो आगे। तो फिर अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान उत्पन्न कैसे होता है? अवधि ज्ञान का कर्म सिद्धांत की अपेक्षा क्या कारण है? अवधि ज्ञान का कर्म सिद्धांत की अपेक्षा क्या कारण है? जीव का पर्याय। हाँ। वंदना भैया जी। हाँ दीदी वंदना। नमस्ते आचार्य श्री वंदना भैया जी। क्या आप क्या पूछे? भव नहीं, अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के लिए कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से क्या कारण है? भव प्रत्यय। तो फिर गुण प्रत्यय वालों की क्या करेंगे बात? वो भी होगा, क्षयोपशम भी होगा, अरे दोनों ये तो भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय तो उनको संज्ञा दी गई है। उत्पन्न कैसे होगा कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से? देखो, आपको और हमको मति श्रुत ज्ञान है कि नहीं है? हाँ जी। तो मति श्रुत ज्ञान उत्पन्न क्यों होता है? उसका नाम मति श्रुत ज्ञान है, इसलिए उत्पन्न होता है। नहीं, तो क्यों कर्म उत्पन्न के होता है? क्षयोपशम से होता है। बस वही तो बात है। भ प्रत्यय और गुण प्रत्यय दोनों में क्षयोपशम भी कारण है, और उनका वो आगे की बात, वो आगे की बात। जैसे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का क्षयोपशम उन कर्म के क्षयोपशम के वजह से होता है, वैसे ही अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञानावर ज्ञान कर्म के क्षयोपशम होता है। भाई इतना सरल और सदीक है। ठीक है ना? ज्यादा ऊपर का मत सोचो। ठीक। धीरे धीरे। हम लोग कैसे हैं? हम लोग पीएचडी के स्टूडेंट है क्या? बोलो हाँ। नहीं। अभी पहले एक पूछना था मुझे, इसके पहले क्षयोपशम के निमित्त से आपने बताया था। देखो, क्षयोपशम, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय क्षयोपशम के निमित्त से सारे ही अवधि ज्ञान क्षयोपशम के निमित्त से ही होते हैं, किंतु प्रधान रूप से भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय ये भेद करने का कारण अलग है, और इसीलिए वहां पर शब्द प्रत्यय के साथ में भव और गुण जोड़ दिया है। और देशावधि
परमावधि और सर्वावधि, इनके साथ में अवधि शब्द जुड़ा है। देश, परम और सर्व। देश मतलब एक देश छोटा, परम मतलब ज्येष्ठ बड़ा, और सर्व का अर्थ होता है अत्युत्कृष्ट। तो अगर ये इस तीन की अपेक्षा से जब देखेंगे तो इसका अर्थ क्या होता है, ये कर्म के क्षयोपशम के कम ज्यादा होने से देशावधि परमावधि और सर्वावधि होता है। इसलिए क्षयोपशम सब जगह पर है, किंतु उसके पीछे क्या कारण है ये महत्वपूर्ण है। चलिए बहुत बढ़िया, अब चलते हैं। भव प्रत्यय में भव ही कारण है, भव प्रत्यय में भव ही कारण है, तो उसको क्षयोपशम निमित्त क्यों कहा? भव प्रत्यय भव की वजह से होता है, आया ना। देव और नारकी का भव मिला, इसीलिए भव प्रत्यय ज्ञान मिल गया। क्यों सुरेखा शाद दी? तो फिर उसको क्षयोपशम निमित्त क्यों कहा? अभी अभी तो हमने कहा कि भाई सारे अवधि ज्ञान क्षयोपशम निमित्त से होते हैं, तो भव प्रत्यय क्षयोपशम निमित्त होता है कि नहीं होता है? सुरेखा दीदी अनम्यूट कीजिए। भव प्रत्यय क्षयोपशम निमित्त होता है कि नहीं होता है? क्या बोला? भव प्रत्यय क्षयोपशम निमित्तक होता है कि नहीं होता है? क्षयोपशम निमित्तक होता है। क्यों? तो फिर भव प्रत्यय क्यों कहा उसको? वो भव के साथ ही आता है, भव के साथ जाता है। साथ ही आता है। सेल चल रहा है। दीपा दीदी आज बताइए प्रथम उत्तर आपका। जिस अवधि ज्ञान का कारण भव ही है। क्षयोपशम का तो उसे भव निमित्त प्रत्यय। अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम तो निमित्त है, मगर उस भव में भी सबका अवधि ज्ञान एक सार का नहीं होता, और जो नया वाला अवधि ज्ञान है वो शुरू से कभी नहीं होता, चलो आप पूर्व प्रत्यय में जाता। आपने सारा डेटा डाउनलोड कर दिया यहाँ पर, अच्छी बात है। चलो कोई बात नहीं है, किंतु इसमें से हम जितना चाहिए उतना चुन कर ले लेंगे, अभी जितना चाहिए। अभी क्या पूछा है कि भव प्रत्यय में भव कारण है, तो उसे क्षयोपशम निमित्त क्यों माना? तो आपका उत्तर ये होना चाहिए, भव प्रत्यय में अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होने के लिए भव ही कारण है। भव के वजह से, कौन सा भव? देव और नारकी का भव। उस भव की वजह से जीव के अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है। ठीक है। पानी की भाप दो जगह पर होती है, समुद्र में भी पानी की भाप होती कि नहीं होती है? होती है। और घर में भी आपने पानी अगर गैस बर्तन पर रख दिया बर्तन में, तो भी पानी गर्म होकर के खौल कर उसकी भाप होती कि नहीं होती? दोनों जगह भाप हो रही है, कारण अलग अलग है क्या? दोनों जगह कारण उष्णता ही तो है, मूल कारण उष्णता ही तो है। तो मूल कारण उष्णता है, किंतु यहां पर उष्णता घर में गैस स्टोव की वजह से हमको मिली, और समुद्र में सूर्य प्रकाश से जो उष्णता आई उस उष्णता हो गई। भाई समझ में आ गई बात? तो भाप बनने का मुख्य कारण क्या है? उष्णता। एक जगह पर मिलने का कारण अलग है, दूसरी जगह मिलने का कारण अलग है। तो सभी प्रकार के गुण प्रत्यय हो या फिर भव प्रत्यय हो या देशावधि हो, सर्वावधि, परमावधि हो, ये सारे भी ज्ञान कर्म के अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से ही होंगे, उष्णता की वजह से ही होंगे। किंतु अलग अलग जगह पर उष्णता मिलने के कारण अलग है। भव प्रत्यय में उष्णता किससे मिल रही है? क्षयोपशम की भव की वजह से मिल रही है। गुण प्रत्यय में किससे मिल रही है? गुण प्रत्यय में अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम किससे हो रहा है? डॉक्टर शैला दीदी बताइए। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान की वजह से। अरे गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान जो है उसका क्षयोपशम कौन से गुणों की वजह से हो रहा है? जहां पर गुण ही प्रत्यय है, प्रत्यय मतलब कारण है। 6 गुणों के कारण उनको अवधि ज्ञान। 6 गुण भाई, बोलो मैम। अनुगामी, अनुगामी, वर्धमान, हीयमान, भेद बता रहे हो। गुण प्रत्यय, गुण प्रत्यय में कौन से गुणों की चर्चा है जिसकी वजह से अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो रहा है? कल्पना सेठ दीदी। सम्यक दर्शन आदि गुणों के कारण से। सम्यक दर्शन आदि, आप बाकी के जमा कर लो। कौन से आदि के तो बता दो दीदी, कौन से, हमारा काम क्यों बना रहे हो? कल्पना दीदी। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सब के गुणों के कारण से। तो थोड़ी ये सम्यक ज्ञान थोड़ी बता दिया है।
सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ज्ञान तो आ ही गया उसके साथ, चलो दोनों अविनाभावी है। सम्यक दर्शन आदि कौन से गुण, आदि कौन सा है, आदि में चाहिए हमको। चलिए रोहिणी गांधी दीदी, अरे नीना दोषी दीदी जुड़ चुके हैं क्या? उनका हाथ हमको दिखता नहीं, बाद में वो व्हाट्सएप पर कंप्लेन करती, भगवान भैया आप हमको पाते नहीं हो। सम्यक दर्शन, अनुव्रत, महाव्रत। बहुत बढ़िया, सम्यक दर्शन, अनुव्रत और महाव्रत कहा गया है, ये कहा है सम्यक दर्शन, अनुव्रत और महाव्रत। इन अनुव्रत महाव्रत चारित्र की अपेक्षा से, एक देश चारित्र और सकल चारित्र, ये भी इस प्रकार से भी आप उत्तर दे सकते हो। तो सम्यक दर्शन और चारित्र, इनको मुख्यतः से गुण प्रत्यय के गुण कहे गए हैं, जिसकी वजह से अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम होता है। अगर ऐसा है तो सम्यक दर्शन अगर कारण है तो सभी सम्यक दृष्टियों को अवधि ज्ञान होना चाहिए। क्यों मीना विनायका दीदी, आप सम्यक दृष्टि हो कि नहीं हो? अरे अनम्यूट करो। भैया जी, जितनी विश्वुद्धि होगी उतना सम्यक दर्शन तो आपके पास विशुद्धि है कि नहीं है? है। तो क्यों नहीं हो रहा अवधि ज्ञान? अवधि ज्ञान अभी पंचम काल में तो होता ही नहीं है। होता है, क्यों नहीं होता है? पंचम काल में भी तो होता है, मुनिराज को होता है। भले आप मुनिराज नहीं हो कोई बात नहीं है, बट सम्यक दृष्टि हो कि नहीं हो? यहाँ पर तो अकेले मुनिराज की चर्चा तो नहीं करी है। चलो विदेह क्षेत्र में अब बताओ, विदेह क्षेत्र के जितने सम्यक दृष्टि है, सभी सम्यक दृष्टि का अवधि ज्ञान है क्या? सबको नहीं होता है। क्यों नहीं होता, वही तो पूछ रहे हैं। सभी सम्यक दृष्टियों को क्यों नहीं होता? स्मिता महाजन दीदी, पर मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि हमारे 80% स्वाध्यायी हाथ ऊपर कर रहे हैं। मैं एक या दो को ही दे रहा हूं, तो कोशिश कर रहा हूं कि रिपीट ज्यादा ना करूं, मतलब अलग अलग लोगों को चांस दे दूं। बट बहुत अच्छी बात है, आनंद हो रहा है इस चीज का। हाँ बोलिए, चलो स्मिता महाजन दीदी। विशेष विशुद्धि। हाँ, विशेष विशुद्धि। विशेष विशुद्धि, या यूं कहेंगे कि सम्यक दर्शन में भी जब तक सम्यक दर्शन के विशेष अविभाग प्रतिच्छेद नहीं होते तब तक वो सम्यक दर्शन अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम का कारण नहीं बनता। या यूं कहेंगे अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम का कारण बने ऐसा सम्यक दर्शन, ऐसे अनुव्रत और ऐसा महाव्रत, यही गुण प्रत्यय में गुण की अपेक्षा से यहां पर बताए गए हैं। क्लियर है सबको? हाँ, जिस किसी को क्लियर नहीं हो बीच में हाथ हैंड रेज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जिनके प्रश्न हो चुके हैं अपने अपने हाथ हैंड रेज निकाल दे, ताकि दूसरों को चांस मिल जाए। भाई यहां तक की बातें ठीक है क्या? हाँ, अब गुण प्रत्यय में और कुछ भेद किए गए। गुण प्रत्यय के 6 भेद बताओ, कोई बता रहा था 6 भेद है, भेद बताओ अब गुण प्रत्यय के। हाँ, अलका बढ़ जाते दीदी, गुण प्रत्यय के भेद बताइए, प्रभेद। वर्धमान, ह्रियमान, अनुगामी, अनुगामी और वर्धमान, यमन, अनुगामी, अनुगामी और अवस्थित और अनावस्थित। अच्छा, अनुगामी और अननुगामी, ये शब्द थोड़ा सा क्लियर आना चाहिए। चलिए, अवस्थित और अनावस्थित। अवस्थित और अनवस्थित ये भी कहे गए हैं। चलिए, अब इसमें से अनुगामी का अर्थ क्या होता है, अननुगामी का अर्थ क्या होता है? मीनाक्षी दीदी। जो दूसरे भव में साथ जाए उसे अनुगामी कहते हैं, जो दूसरे भव में साथ में न जाए उसे अनुगामी कहते हैं। अकेले भव में, अकेले भव में कहेंगे क्या? दूसरे क्षेत्रों में हाँ, तो या दूसरे भव में। हाँ, दो पूरा पूरा, अब टुकड़े टुकड़े दे, पूरा एक जोड़ करके पजल ठीक से बताओ। हाँ, द्रव्य, क्षेत्र, काल। अरे नहीं नहीं, इतना भी मत जोड़ो, जितना चाहिए उतना ही जोड़ो। क्षेत्र और भव में आप क्या कहेंगे? जो अवधि ज्ञान जीव के साथ एक भव से दूसरे भव में या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाता है उसे अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। अब लग रहा है कि नहीं बच्चा स्कूल में पाठशाला में जा रहा है करके? हाँ। ठीक है। और अननुगामी में क्या कहेंगे? आप बताओ, अननुगामी कौन बताएगा? प्रमोद जी बताइए, अननुगामी। जो जो अवधि ज्ञान जो है
जीव के साथ दूसरे क्षेत्र में नहीं जाता है या दूसरे भव में नहीं जाता है, उसे अनुगामी। बहुत सुंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्धमान हीयमान, वर्धमान कौन बताएगा? अर्चना दीदी भरूच। जो चंद्रमा की कलाओं के समान निरंतर बढ़ता जाता है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप चंद्रमा की कला में शुक्ल पक्ष कह दे रहा है, तो हम कृष्ण पक्ष समझ लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने चंद्रमा कहा है। बट कोई बात नहीं, हमें आपका अभिप्राय आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। और हीयमान किसे कहेंगे? हीयमान कौन बचा? हाँ, सुमन दीदी बैंगलोर। जो कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की तरह घटता है, एक वो हीयमान घटते घटते जाता है, वो हीयमान कहलाता है। प्रतिपाती अप्रतिपाती कौन कहेगा? नीरज जी आपका, अब आपको कैसे बताया आपका? एक मिनट, नीरज जी को भी बता देते बीच बीच में कभी कभी। नीरज जी हैंड यूज करते जाना, आपको कहने तो ढूंढना बड़ा मुश्किल है यहाँ से। अच्छा, एक आज बहुत सारे स्वाध्यायी आज जुड़ चुके हैं, इसलिए 2 स्क्रीन हो चुकी है। अच्छा, 2 स्क्रीन हो चुकी है, एक में 49 लोग हैं और उसके अगले वाले में भी है। रुको रुको, सबको देना चाहिए। नीरज जी बताइए भाई। कौन सा बताना है? प्रतिपाती और प्रतिपाती बताइए। प्रतिपाती जो क्षेत्रांतर भवांतर दोनों के साथ नहीं जाता। अरे 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 अरे, ट्रैक गलत हो गया। जाना था चीन, पहुंच गए जापान। नीरज जी, हम प्रतिपाती कह रहे हैं, अनुगामी की चर्चा नहीं हो रही है। प्रतिपात गिर जाना। फिर जाना। हाँ बताओ। प्रतिपाती किसे कहेंगे और अप्रतिपाती किसे कहेंगे? क्षपक श्रेणी के गुणस्थान अप्रतिपाती होते हैं और उपशम श्रेणी के गुणस्थान प्रतिपाती होते। अब तो बताओ, हिंट इतनी बड़ी दे दी। चलो सारिका दीदी वैजापुर। सप्रतिपति यानी समूह नष्ट हो जाता है, गिर जाता है। और अप्रतिपाती बोले तो नष्ट नहीं होता, केवल ज्ञान के साथ में ही रहता है। बहुत बढ़िया। मतलब एक प्रतिपाती ऐसा है कि वो उत्पन्न, अवधि ज्ञान उत्पन्न होने के बाद में फिर से नष्ट हो सकता है, और अप्रतिपाती मतलब वो नष्ट नहीं होता है। चलिए, अवस्थित अनवस्थित, सुजाता दीदी बताइए। एक मिनट एक मिनट, जिनका जिनका प्रश्न हो चुका है अपने माइक बंद करें, अपने हैंड रेज निकाल दे। सुजाता दीदी का, सुजाता दीदी जरा हैंड रेज कर देना। चलो चला गया सुजाता दीदी का वीडियो कहीं तो। हाँ, एक मिनट, बोलिए सुजाता दीदी। अवस्थित, वंदना भैया। हाँ दीदी बोलिए। अवस्थित जो अवधि ज्ञान घटता बढ़ता है उसे अवस्थित कहते हैं। तो दीदी अवस्थित का अर्थ होता है स्थिर। तो जो स्थिर हाँ। है, क्या वो घटेगा बढ़ेगा? अनावस्थित जो घटेगा बढ़ेगा दोनों होता है, वो अनावस्थित। बराबर है। मतलब आणि अवस्थित अवस्थित जो एक जैसा नहीं रहेगा, अस्थिर चंचल जैसा है, वो अनवस्थित। और जो स्थिर रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, वो स्थिर रहेगा, उसे अवस्थित कहेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको पता है, बट थोड़ा सा मराठी हिंदी का थोड़ा सा भाषा की थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। चलो अब कौन सा बच गया? 2 भेद और बच गए हैं। कौन से 2 भेद बचे? ढूंढो। और दो भेद बचे हुए हैं। कौन से 2 भेद बचे? पद्मा सदल के दीदी, 2 भेद बचे हुए हैं। कौन से? पूर्णिमा दीदी। एक क्षेत्र और अनेक क्षेत्र। बहुत बढ़िया। एक क्षेत्र किसे कहेंगे? एक क्षेत्र यानी शरीर के एक ही चिन्ह से जो जानते हैं वो एक क्षेत्र है, और जो शरीर के सर्वांग से जानते हैं वो अनेक क्षेत्र है। बहुत बढ़िया। एक का अर्थ एक देश क्षेत्र होता है। बहुत बढ़िया। चलिए, इतनी अच्छी बातें होने के बाद में अब थोड़ा सा अनुगामी अननुगामी के ऊपर बात करते हैं। जो क्षेत्रानुगामी हैं
जो क्षेत्रानुगामी है वो एक भव से दूसरे भव में जाएगा क्या? जो क्षेत्रानुगामी है, जय श्री श्रवण दीदी, जो क्षेत्रानुगामी है वो एक, वंदना भैया जी, हाँ, जो क्षेत्रानुगामी है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएगा, हाँ, और भव में भव में नहीं जाएगा। भव में नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया। और जो क्षेत्र अनुगामी अनुगामी है, जो क्षेत्र अनुगामी है दीदी बताइए। क्षेत्र अनुगामी है वो दूसरे भव या क्षेत्र में नहीं जाएगा। क्षेत्र अनुगामी है वो दूसरे क्षेत्र में नहीं जाएगा और भव में नहीं जाएगा। नहीं, भव में जा सकता है। अनुगामी में एक में नहीं जाता तो दूसरे में जा सकता है। ठीक है, ये कह रहे हैं। क्योंकि भव बदलने पर नष्ट नहीं होता है, अर्थात भव बदलने पर साथ रहता है, ये अर्थ है। और भव अनुगामी में भव बदलने पर नष्ट होगा, क्षेत्र बदलने में नष्ट होवे ये जरूरी नहीं है, क्षेत्र बदलने पर वो नष्ट नहीं होता। इसलिए अनुगामी और अनुगामी ये जो दो है इनके चार्ट भली भांति समझना। देखो, अनुगामी तो सब लोग समझते हैं। अनुगामी में जो नाम है उसी का एक ही कार्य करेगा। जैसे क्षेत्र अनुगामी है, क्षेत्र अनुगामी है तो क्षेत्र में साथ चलेगा, दूसरे में साथ नहीं चलेगा। अगर भव में अनुगामी है तो सिर्फ भव में साथ चलेगा, क्षेत्र में साथ नहीं चलेगा। ठीक है, तो अनुगामी जो नाम है उसके साथ ही चलेगा, दूसरे के साथ नहीं चलेगा। अनुगामी जो है वो जिसका नाम है उसके साथ नहीं चलेगा, दूसरे के साथ चलेगा, उसका विरुद्ध कर देना। बस इतना सा तर्क है उसमें। ठीक है, अनुगामी साथ रहेगा, अनुगामी साथ नहीं रहेगा। किसके? जिसके साथ जोड़ी बनी है, दूसरे के साथ जा सकता है। अब चर्चा आती है उभय की। अगर उभय अनुगामी है तो क्षेत्र बदले भव बदले दोनों में साथ जाएगा, और उभय अनुगामी है, क्षेत्र बदले तो भी नष्ट, भव बदले तो भी नष्ट, दोनों बदले तो भी नष्ट, मतलब किसी भी कहीं पर भी साथ में नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मनुष्य और तिर्यंचों में, चलो एक एक गति को ले लेते हैं। मनुष्य गति में अब सारा वर्णन जो है वो देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, इन तीन की अपेक्षा करना। पहले तो देशावधि के भेद बताओ, परमावधि के भेद बताओ और सर्वावधि के भेद बताओ। कौन बताएगा? देशावधि के भेद कौन से होते हैं? देशावधि के प्रभेद बताना है, संख्या नहीं। देशावधि के प्रभेद की संख्या नहीं, देशावधि के प्रभेद बताने हैं। कौन बताएगा? अर्चना जैन दीदी, दूसरे वाले, भरोच वाले नहीं, दूसरे वाले अर्चना जैन दीदी। वंदना भैया जी, नमस्ते महाराज जी। देशावधि के दो भेद हैं, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। अरे दीदी, हम तो देशावधि के पूछ रहे हैं। देशावधि के प्रत्यय तो कारण हो गए, वो तो सब हो गया। अब देशावधि को बताना। जघन्य और उत्कृष्ट। हाँ, जघन्य और उत्कृष्ट। ठीक, जघन्य और कौन से? उत्कृष्ट। जघन्य, उत्कृष्ट और मध्यम। या तो मध्यम का, या तो फिर और दो कह सकते हो। मध्यम के दो भेद होते हैं जी, मध्यम में भी दो होते हैं, अजघन्य, अजघन्य और अनुत्कृष्ट, ये दो भी आप कह सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक है। सब लोग हैंड रेज निकाल देना। हाँ भाई, देशावधि की तरफ चलते। अब देशावधि स्वामी की अपेक्षा से वर्णन करेंगे। देशावधि किस किस को हो सकता है? देशावधि गति की अपेक्षा से वर्णन करना है। देशावधि कौन कौन से गति के जीवों को हो सकता है? बहुत सारे लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, वही बात नहीं। चलो, चारों गति के जीवों को होता है, बहुत बढ़िया। परमावधि कौन से गति के जीवों को होता है? लीला जैन दीदी, पर्यूषण पूर्ण हो गया क्या? हो गया। अब बताओ क्या पूछा आपने? अच्छा, प्रश्न ही नहीं समझ में आ गया। कोई बात नहीं, बताओ।
कि परमावधि कौन से गति के जीवों को होता है? मनुष्य और तिर्यंच। मनुष्य और तिर्यंच को भी होगा। और सर्वावधि दीदी? सर्वावधि सिर्फ मनुष्य को। अच्छा, एक मिनट रुको, कनकमाला दीदी इतनी जोर से गर्दन हिला रही है, नहीं बोल रही है, पहले उनको पूछ लेते रहे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ बोलो कनकमाला दीदी, क्या प्रॉब्लम हो गई? परमावधि तो संयमी मुनिराज, मनुष्य गति में संयमी मुनिराज को ही होता है, और सर्वावधि भी संयमी मुनिराज को ही होता है मनुष्य गति में। दोनों भी संयमी मुनिराज को होता है। तो मनुष्य गति मुनिराज है हमारे पास, संयमी मुनिराज है, आचार्य भगवान विद्यानंद महाराज विराजमान है, उनको होगा क्या? पंचम काल में नहीं होता है ना, और इतनी विशुद्ध नहीं होती है, अगर इतनी विशुद्ध नहीं होती है, अभी इतनी विशुद्ध नहीं हो सकती है, इसलिए नहीं होता है। कोई बात नहीं, अगर चतुर्थ काल में होते तो भी जरूरी नहीं सबको होगा, अपनी अपनी। अच्छा चलो, आपको और थोड़ा सा डिटेल्स में जाकर के बताना है, कौन बताएगा? हाँ अंजलि दीदी नागपुर, बताओ। जो चरम शरीरी मुनिराज है उनको ही हो सकता है। बहुत बढ़िया। परमावधि और सर्वावधि चरम शरीरी मुनिराज को ही होगा। अब आपको बताना है आचार्य श्री, अगर मान लो चतुर्थ काल के मुनिराज है और उनको अवधि ज्ञान होना है, उनको अवधि ज्ञान होना है, तो उन्हें कौन कौन सा अवधि ज्ञान हो सकता है? प्रश्न ठीक से, आचार्य श्री चतुर्थ काल के आचार्य श्री है, और उन्हें कौन कौन सा, और वज्र वृषभ नारा सहनन भी है उनके पास, नारा सहनन भी चरम शरीरी है तो परमावधि भी हो सकती है या सर्वावधि भी हो सकती है। परमावधि भी हो सकती है, सर्वावधि भी हो सकती है। और प्रभु होगा क्या? क्या केवल ज्ञान भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, देशावधि भी हो सकती है। केवल ज्ञान की बात नहीं करना, रुको प्रभु जी बोलो। हाँ मतलब वो जैसे बताया तो देशावधि भी, उत्कर्ष देशावधि भी हो सकता है, और उसके बाद परमावधि भी हो सकता है, सर्वावधि भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। क्या उन्हें जघन्य और मध्यम देशावधि हो सकता है? होने को तो वो जघन्य भी हो सकता है, वो तो बढ़ता रहेगा तो वो उत्कर्ष में आ जाएगा, हो सकता है जघन्य हो सकता है। बहुत बढ़िया। ये मत कहना कि होगा परमावधि और सर्वावधि ही होगा। कोई संयमी मुनिराज है तो संयमी मुनिराज को, क्योंकि हमने ये तो नहीं कहा कि वज्र वृषभ नारा सहनन है तो अंतिम भव है, ये पक्का नहीं है। अंतिम भव है या ऐसा पक्का नहीं है। अंतिम भव होने के लिए वज्र वृषभ नारा सहनन जरूरी है, किंतु वज्र वृषभ नारा सहनन है इसका अर्थ अंतिम है ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलो इसका मतलब क्या हो गया कि जो संयमी मुनिराज है उनको देशावधि का जघन्य मध्यम उत्तम तीनों भेद हो सकते हैं। अगर वो चरम शरीरी है तो उन्हें परमावधि या सर्वावधि भी हो सकता है। ठीक है, इस अपेक्षा से उत्तर आपको देना है। अब आपको बताना है कि परमावधि जो है, परमावधि में परम शब्द का अर्थ जो है वो ज्येष्ठ है। परमावधि में परम शब्द का अर्थ जो है वो ज्येष्ठ है। तो परमावधि ज्ञान को ज्येष्ठ क्यों कहा? परमावधि ज्ञान को ज्येष्ठ क्यों कहा? दीपा दीदी। देशावधि की अपेक्षा उसका विषय बहुत ज्यादा है। देशावधि की अपेक्षा उसका विषय बहुत ज्यादा है, इसलिए परमपना ज्येष्ठपना बन सकता है। एक हो गया कारण। दूसरा, तीन कारण बताने आपको। पहला हो गया उससे द्रव्य विकल्प भी नहीं, वो तो ज्यादा है। विषय में सारी चीजें आ गई दीदी। चलो और कारण, दो कारण चाहिए। शैला गांधी दीदी। परम शब्द संयम का द्योतक है। बहुत बढ़िया। परम शब्द संयम का भी द्योतक होता है, और जो मन परे ज्ञान के जैसा संयत मुनिराज को ही होता है। इस अपेक्षा से भी परम शब्द ज्येष्ठपने को
दिखलाता है, दूसरा कारण हो गया। और तीसरा कारण नीरज जी ने भी उसके सही कहा, अप्रतिपाती होना। और अप्रतिपाती होने से और अंतिम भव होने से केवल ज्ञान की उत्पत्ति में भी कारण अर्थात केवल ज्ञान तक ये ज्ञान चला जाता है, इसीलिए भी इसका ज्येष्ठपना बनता है। इसलिए परमावधि का परम ये जो शब्द है, ज्ञान है, वो सार्थक हो जाता है। चलिए, हाँ भाई, देशावधि के तो आपने भेद बताए, परमावधि के भेद बताना। परमावधि के भेद उषा पाटिल दीदी, परमावधि के कितने भेद होते हैं? कौन रह गया? जोशना शाह दीदी। अभी उत्तम उत्तम उत्तम, उत्तम मध्यम जगन्य होते हैं ना। उत्तम मध्यम जघन्य होते हैं, बहुत बढ़िया। सर्वावधि के कितने होते हैं संगीता दीदी? नमस्तु 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 गुरुदेव। सर्वावधि वंदना का भैया एक जी, ही होता है। एक ही रहता है। एक ही भेद होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। सब लोग अपने हैंडल्स निकाल देना। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देशावधि अवधि ज्ञान जो है, वो होने के बाद वो जीव सम्यक्त और व्रत से छूट सकता है या नहीं छूट सकता है? देशावधि, डॉक्टर शैला दीदी। नहीं छूटता। और परमावधि सर्वावधि? देशावधि छूट सकता है लेकिन सर्वावधि नहीं छूटता है। और परमावधि? परमावधि नहीं छूटेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। देशावधि छूट सकता है, परमावधि सर्वावधि नहीं छूटता। खुश। परम सरल गाथाएं पूर्ण हो गई, अब सरल गाथा की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए। थोड़ी सी गणित की गाथाएं जो यहां से आई थी द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रमाण की अपेक्षा से, जो आप लोगों को बड़ी भांति प्रमाण पता है। देशावधि के भेदों की संख्या कितनी है? और एक काम करना, जो लोग, क्योंकि मैं पूरा आज इसको कवर करने वाला हूं इस विषय को, तो जो लोग पर्यूषण के अंतर्गत नहीं थे, वो अगर नोट करना है तो ये शॉर्ट में आपको सारी चीजें अब एक जगह पर मिल जाएगी। ठीक है, हम लाइन से चलेंगे। हाँ भाई, बताओ। देशावधि के भेदों की चर्चा। देशावधि के भेद कितने होते हैं? संख्या संख्या बतानी है। माया पकड़। असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं। चलो ठीक है, आप डॉक्टर शैला दीदी आप बताओ, परमावधि के कितने भेद होते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। दोनों के भी असंख्यात लोक प्रमाण है। दोनों में से असंख्यात लोक प्रमाण कौन से बड़े वाले हैं? कौन सा ज्यादा है? परमावधि के ज्यादा रहेंगे। परमावधि के ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? परमावधि के असंख्यात लोक प्रमाण क्यों ज्यादा है? कौन बताएगा? दीपा दीदी, आपने हैंड रेज किया, बोलिए। उसके द्रव्य विकल्प देशावधि से बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। क्यों ज्यादा है? क्यों ज्यादा है, ये कारण चाहिए हमको। इसको गणित के द्वारा सिद्ध किया गया था, याद आ रहा है? ध्रुवहार। वो ध्रुवहार से भाजित, लोक को ध्रुवहार से भाजित करने के बाद सभी में होता है, वो तो सभी में होता है। उत्कृष्ट देशावधि में असंख्यात परमाणु प्रदेश डालने के बाद जो संख्या आती है वो जघन्य परमावधि की आती है। ये देखो, हमें क्या निकालना है? ध्रुवहार से भाजित तो देशावधि में भी हो रहे हैं, परमावधि में भी हो रहे हैं, है ना? तो ध्रुवहार से कितनी बार भाजित होना है, ये देशावधि के असंख्यात लोक प्रमाण की संख्या बताएगा। और परमावधि में कितनी बार भाजित होना है, वो परमावधि के असंख्यात लोक प्रमाण की संख्या बताएगा। अब आप बताओ कि परमावधि के असंख्यात लोक प्रमाण भेद की संख्या ज्यादा क्यों है? अंजू पांडे दीदी। आचार्य लोगों ने आचार्य श्री वंदना भैया जी,
हाँ दीदी। भैया जी, जब हमने देशावधि से परमावधि का इसलिए ज्यादा है द्रव्य विकल्प, क्योंकि जब हम उत्कृष्ट देशावधि कार्बन वर्गना पे पहुंचते हैं तब उसके ध्रुवहार से जब हम भाग देते हैं तब उसका जो आता है वो जघन्य निकलता है परमावधि का। वही बात। तो इस उत्कृष्ट जी, अगर मान लो मैं 1,00,000 भेद देशावधि के करता तो भी कुछ ना कुछ तो अंत में आता देशावधि के, और उसको ध्रुवहार से भाजित करता तो जगन्य परमावधि का भेद मिलता। तो इससे ये कैसे सिद्ध होता है कि परमावधि की संख्या ज्यादा है भेदों की? क्योंकि उसका ध्रुवहार जो है वो कार्बन वर्गना, ध्रुवहार दोनों जगह सेम ही है ना दीदी। क्योंकि वो देशावधि का जो द्रव्य विकल्प होता है वो कार्बन वर्गना तक आ जाता है ना, बहुत कम, बहुत उसका जो विकल्प होता है बहुत क्षेत्र जो वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जान पाता है, यूं एक कार्बन वर्गना तक आ जाता है। नहीं, ऐसे तो नहीं बनेगा, ऐसे तो नहीं बनेगा। चलो, और कोई बताना चाहेगा? सुनीता उकर दीदी। इसका एक स्पेसिफिक कारण आचार्य भगवान ने स्वयं गाथा में कहा है। यहाँ जो असंख्यात है वो तेजस्कायिक जीवों के अवगाहना के जो भेद है उसको तेजस्कायिक जीव राशि से गुणा करके जो असंख्यात आया है वो बड़ा प्रमाण है, असंख्यात लोक से बहुत बड़ा है। बहुत सुंदर। ये एकमेव कारण आचार्य भगवान ने बताया है कि असंख्यात लोक का प्रमाण परमावधि की संख्या कैसे आई, परमावधि के भेदों की असंख्यात लोक प्रमाण संख्या क्यों आई? क्यों? क्योंकि उसको निकालने के लिए उन्होंने तेजस राशि, तेजकायिक दीवों के अवगाहना के भेदों की संख्या, कितने प्रकार के भेद होते हैं अवगाहना के, उसकी संख्या को तेजस्कायी जीवों की संपूर्ण जीव राशि से गुणाकार किया है। और संपूर्ण जीव राशि का जो असंख्यात आता है वो असंख्यात में बहुत बड़ा असंख्यात है, और चूंकि वो बहुत बड़ा असंख्यात है उससे निकलने वाला असंख्यात लोक प्रमाण सबसे बड़ा निकलता है, और इसीलिए परमावधि के असंख्यात लोक प्रमाण भेदों की संख्या देशावधि के असंख्यात लोक प्रमाण भेदों की संख्या से ज्यादा है। ठीक है, चलिए। तो देशावधि के कुल भेद कैसे निकाले थे? देशावधि के कुल भेद कैसे निकाले थे? क्योंकि आपने परमावधि के तो देखे अभी, देशावधि के कैसे निकाले थे? लोक में से घनांगुल का असंख्यातवा भाग कम कर देना, उसको सूच्यांगुल के असंख्यातवें भाग से गुणा कर देना। मतलब लोक में से घनांगुल का असंख्यातवा भाग माइनस करेंगे तो लोक कितना असंख्यात है? लोक कितना असंख्यात है जान लेना दर्दी स्वाध्याय हमारे। लोक कितना बड़ा है? तो लोक का जो असंख्यात प्रदेश बनेंगे उसमें से घनांगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण वाला जो असंख्यात है, मतलब बहुत छोटा असंख्यात है घनांगुल का असंख्यातवा भाग, और पूरा लोक कितना फर्क है? लोक और घनांगुल में ही फर्क है, तो और वो भी घनांगुल के असंख्यातवें भाग, मतलब पूरे लोक में से छोटा सा असंख्यात माइनस कर रहे हैं, तो ज्यादा कुछ माइनस हुआ क्या? नहीं हुआ। अब इसको मतलब लोक को, मोटा मोटी लोक को किससे गुणा करना है? सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग से। अब सूच्यंगुल में सिर्फ एक अंगुल आता है और उस अंगुल का भी असंख्यातवा भाग लेना है, उससे गुणा करना है। मतलब लोक असंख्यात लोक प्रमाण, क्योंकि सूच्यंगुल का असंख्यातवा प्रमाण कितना आएगा? असंख्यात आएगा, और उसको लोक से गुणा करने से असंख्यात लोक प्रमाण हो जाएंगे। असंख्यात लोक प्रमाण हो गया, किंतु यह असंख्यात कौन सा है? तो सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण असंख्यात है कि नहीं है? और परमावधि में असंख्यात कौन सा है? तेजस्कायी जीव राशि का असंख्यात है, जो सूच्यंगुल के असंख्यात विभाग से बहुत बड़ा असंख्यात है, और इसीलिए दोनों असंख्यात जिससे गुणा किया जा रहा है उसमें परमावधि में जो तेजस्कायी जीव राशि वाला जो असंख्यात है वो बहुत बड़ा होने की वजह से तेजस्कायी जीव राशि के असंख्यात लोक प्रमाण भेदों की संख्या ज्यादा है। हाँ जी प्रमोद जी, क्वेरी है कोई? नहीं, वो पहले वाला बताया था ना आपने, वो थोड़ा सा मैंने लिख नहीं पाया, परमावधि के भेद का जो होता है। हाँ देखिए, देशावधि के जो भेद है, देशावधि के भेद का आपने सूत्र लिख लिया क्या? जी
हाँ, लोक माइनस घनांगुल का संख्यात्मक भाग ब्रैकेट में डालना, इसको सूक्ष्म का असंख्यात्मक भाग से गुना करना और +1 कर देना। +1। हाँ, +1 आता है उसमें, क्योंकि वो संख्या निकालने का एक प्रमाण है वो। ठीक। उसके बाद परमावधि का बता दीजिए। परमावधि का सूत्र है अग्नि का एक जीवों के अवगाहना के भेद। अग्नि का एक जीवों की अवगाहना। अवगाहना के भेद मतलब कितने प्रकार की अवगाहना होती है। अच्छा। वो संख्या गुना, भेद मतलब संख्या। हाँ ठीक है। उसको गुना करना है, मल्टीप्लाइड बाय अग्नि का एक जीव की राशि। जीव की राशि। हाँ ठीक है, ये सूत्र है। हाँ, कुसुम गिरी कलकत्ता। जी यही है बस। ना भैया जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है जी, बिल्कुल बिल्कुल रिकॉर्डिंग चल रहा है, सारा पहले से चल रहा है। ठीक है। क्योंकि आज का जो स्वाध्याय है पूरा एक अवधि ज्ञान का एक पूरा का पूरा आपको सार मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आज हमारा घड़ी की तरफ ध्यान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो भाई, अब आते हैं अपने देशावधि की तरफ। जगन्य अवधि ज्ञान के विषयभूत पदार्थ प्रमाण। जगन्य देशावधि का द्रव्य प्रमाण कितना होता है। अब देशावधि कहो या जगन्य अवधि ज्ञान कहो, एक ही बात है। जगन्य अवधि ज्ञान कहो या जगन्य देशावधि कहो, इसका द्रव्य प्रमाण, द्रव्य क्षेत्र का अभाव सबको जानना है। द्रव्य का प्रभाव पहले बता रहा है। जिनको सारे शब्द याद आ रहे हो वही उत्तर बताना, हमें क्लेश मत पहुंचाना। ठीक है, इससे शुरुआत करेंगे। अनुपमा दोषी दीदी, चलिए बताइए। मध्यम योग के द्वारा संचित विसर्जोपचय सहित 9 कर्म औदारिक वर्गना के संचय में लोग का भाग देने से जितना द्रव्य आए उतना जगन्य अवधि ज्ञान का द्रव्य। क्या बात है, पहला अटेम्प्ट, सारे शब्द आ गए, उत्कृष्ट उत्तर, बहुत बढ़िया। चलिए अब ये अनुपमा दीदी आपने उत्तर तो सही दिया, अब इसके ऊपर मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, उसका आप मुझे बता दीजिए ताकि आपको विषय कितना अच्छी तरीके से समझाए पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए मध्यम योग से अर्जित का अर्थ क्या लेंगे। अनुपमा दीदी, मध्यम योग से अर्जित व्याख्या को आज अर्थ लगाना है। मध्यम योग से अर्जित, मध्यम योग से अर्जित आता है, हाथ ऊपर करे। मध्यम योग से अर्जित किसे कहेंगे। जय श्री श्राव दीदी। वंदना भैया जी, मध्यम योग यानी न जघन्य योग की चंचलता है न उत्कृष्ट योग की चंचलता, उसके सिवा जो योग की चंचलता होती है उसे मध्यम योग कहते हैं। बहुत सुंदर, ना उत्कृष्ट चंचलता न जघन्य चंचलता, मध्यम चंचलता की अपेक्षा से जो योग होता है, या फिर चंचलता कहने से अच्छा है कि आत्मा का जो परिस्पंदन होता है उसकी चर्चा यहाँ पर मध्यम योग की अपेक्षा से की गई है। विसर्जोपचय सहित औदारिक शरीर का 9 कर्म द्रव्य, इसे क्या कहेंगे, इसका अर्थ क्या होता है। विसर्जोपचय सहित औदारिक शरीर 9 कर्म वर्गणा। पूर्णिमा दीदी। आहार वर्गणा को कहते हैं, आहार वर्गणा। देखो हमने पहले भी बताया था, हमें क्लेश नहीं पहुंचाना, सारे शब्द आने चाहिए। जो पुद्गल परमाणु आत्म प्रदेश के ऊपर औदारिक रूप से परिणाम होने के लिए तैयार बैठे हैं और निमित्त मिलने पर तुरंत ही तैयार हो जाएंगे, ऐसे आहार वर्गणा है। बहुत बढ़िया, मतलब जो 9 कर्म शरीर औदारिक शरीर बनने के लिए तैयार है वो विसर्जोपचय हो गया, और जो पहले से कन्वर्ट हो चुका है उसे औदारिक शरीर कहेंगे। बड़ा सुंदर। चलिए अब ये एक बात बताइए कि विसर्जोपचय सहित औदारिक शरीर की वर्गना को भाग देना है, भाजित करना है, मतलब किसको भाजित करना है। अरविंद जी। अरविंद जी का वीडियो कहाँ गया। आप लोगों को कोई आनिमा महिमा रिद्धि तो प्राप्त नहीं हो गई। अभी वीडियो दिखता है, 2 मिनट के बाद वीडियो ही नहीं दिखता है। हाँ अनम्यूट करो अरविंद जी।
लोक की प्रदेश संख्या मतलब 343 घन राजू। लोक नहीं, लोक की तो बाद में। 343 घन राजू से वो तो भाजित किससे करना है उसका उत्तर बता दिया। औदारिक शरीर 9 कर्म वर्गणा प्लस औदारिक शरीर का विश्रसोप से मतलब क्या? 300 मतलब इसके जगन्य अवधि का द्रव्य का प्रमाण मिलेगा ना। हाँ, पर औदारिक शरीर 9 कर्म द्रव्य और विश्रसोपचय सहित इसको भाग लगाना मतलब किसको भाग लगाना? मतलब लोक की प्रदेश संख्या से ना। इससे भाग लगाना वो नहीं पूछ रहे, जिसको भाग लगाना है, जिसको भाग लगाना है। तो चलिए हम लोग देशावधि के जगन्य अवधि ज्ञान प्रमाण की चर्चा कर रहे थे। उसमें जो विश्रसोपचय सहित औदारिक शरीर 9 कर्म वर्गणा जो है, इसका अर्थ यह होता है कि जिन 9 कर्म वर्गणाओं से, परमाणुओं की गुच्छों से औदारिक शरीर बनता है और उनका विश्रसोपचय होता है, उन वर्गणाओं की संख्या यहां पर लेनी है और उस वर्गणा की संख्या को लोक के प्रदेश की संख्या से भाजित करना है, क्योंकि यहां पर गणित का प्रकरण चल रहा है और गणित के प्रकरण में संख्या को संख्या से भाजित किया जाता है। इसलिए हमको ये औदारिक शरीर को भाग देना है, लोक से भाग देना है, इसका अर्थ क्या लेना है? संख्याओं से देना है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। चलिए बहुत बढ़िया। औदारिक शरीर 9 कर्म द्रव्य कितना होता है? 1.5 गुना हानि समय प्रबद्ध। उसका विश्रसोपचय कितना होता है? अनंत गुना। तो इसको मिला करके असंख्यात जो लोक प्रदेश होते हैं उनसे इसका भाग देना है। चलिए, द्रव्य प्रमाण तो हो गया। क्षेत्र प्रमाण, जगन्य क्षेत्र प्रमाण कितना होता है? कौन बताएगा? सुनीता रोज दीदी। भैया मैं नहीं थी परिवेशन में, मैंने कोई बात वीडियो नहीं, नहीं। नोट कर लेना, नोट कर लेना इसको बड़ी भांति, क्योंकि हम जगन्य जगन्य का विषय सोच रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। जयश्री श्रॉफ दीदी, जगन्य प्रमाण। हाँ, नमस्ते गुरुदेव अन्ना भैया जी। घनांगुल का संख्यात्वा भाग प्रमाण जगन्य सिद्ध रहेगा। घनांगुल का संख्यात्वा भाग, बहुत बढ़िया। घनांगुल में कौन सा अंगुल लेना दीदी? यहाँ उच्छेदांगुल। बहुत सुंदर, उच्छेदांगुल। और यहाँ के आगे के भेदों में फिर प्रमाणांगुल ले लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब और ये जो है आचार्य भगवान ने इसकी तुलना की थी, जयश्री दीदी, किसके साथ तुलना की थी इस क्षेत्र के आकार की? नहीं मालूम। नहीं? अरे कौन बताएगा? अंजू पांडे दीदी। जी बेटे, सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक निगोदिया जीव की तीसरे समय की अवगाहना, जो जगन्य अवगाहना है जन्म से तीसरे समय की, बिल्कुल ठीक। ठीक है जयश्री दीदी, इसको नोट करना, ये उतना ही होता है। अब चलते हैं। भैया जी मेरा एक प्रश्न है। भैया जी एक मिनट। हाँ, जो द्रव्य का प्रमाण जो भी आपने बताया था, तो उसमें जो औदारिक शरीर पूरा रहता है उसको ही लेंगे ना, कि सिर्फ औदारिक वर्गणाओं का संचय क्या लेंगे? देखो, औदारिक कहेंगे जो संचित हुआ है, वो जो समय प्रबद्ध निकल करके जा रहे हैं और नए संचित हो रहे हैं, तो जो उसका जो प्रमाण है वो प्रमाण लेना। औदारिक शरीर का मतलब क्या है? इसीलिए तो 1.5 गुना हानि समय प्रबद्ध कहा। समय प्रबद्ध 1.5 गुना हानि कहने का अर्थ क्या हो गया कि नया समय प्रबद्ध बनता है, पुराना निकल जाता है, नया बनता है, पुराना निकल जाता है, तो फाइनली कितना संचित होता है? तो 1.5 गुना हानि समय। बस उसको नहीं, उसमें जैसे इन शब्दों में जो आता है वो ऐसा आता है कि जैसे औदारिक विश्रसोपचय जो औदारिक वर्गणाओं का है उससे सहित जो औदार 9 कर्म शरीर जो है, तो उसमें तो सभी आ गई ना वर्गणाएं, हमारी तेजस, कार्बन। 2 शब्द अलग है। एक है औदारिक शरीर। शरीर मतलब जो कन्वर्ट हो चुका है, वर्गना जो आहारक वर्गना जो है, आहार वर्गना कन्वर्ट हो चुकी है, इसीलिए हो गया औदारिक शरीर। और उसके बाद में विश्रसोपचय जो है वो उसके अनंत गुना है, जो अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो 2 डिफरेंट राशि है, दोनों को मिला लेना है, सहित का अर्थ दोनों का जोड़ देना है। इसलिए अगर आप गणित का सूत्र देखेंगे तो दोनों को जोड़ दिया है जी। मतलब इसमें शरीर भी लेंगे और विश्रसोपचय भी लेंगे जी। हाँ, विश्रसोपचय वाला अनंत गुना हो जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब काल की अपेक्षा, काल का प्रमाण, जगन्य देशावधि कितना काल जानता है दीपा दीदी? आवली का असंख्यात आवली का असंख्यात भाग प्रमाण जानता है। ये भूतकाल और भविष्यकाल दोनों में जानता है क्या? जानता है। वर्तमान काल में कितना जानता है? वर्तमान काल में अभी का जानता है। एक समय।
एक समय का। क्योंकि वर्तमान काल है ही एक समय का, क्योंकि बाकी तो सारा सारा आपने आगे पीछे डाल दिया, तो बचा बीच में एक समय। ठीक है, चलिए अब भाव की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा जगन्य देशावधि कितना जानता है? कुसुम चावड़ा दीदी मुंबई, भाव की अपेक्षा कितना जानता है? जल्दी, चलिए अनम्यूट शायद नहीं हो रहा है। संगीता कासलीवाल दीदी, जघन्य काल के असंख्यात भाग प्रमाण स्थूल पर्याय को जानता है और सूक्ष्म पर्याय को? सूक्ष्म पर्याय को भी जानता है। कितना? असंख्यात भाग प्रमाण जघन्य काल के, जगन्य काल के असंख्यात भाग प्रमाण। अब सबको जोड़ दो, तीन। जघन्य काल के असंख्यात भाग प्रमाण स्थूल और सूक्ष्म दोनों पर्याय को जानता है। ऐसा कहेंगे कि स्थूल और सूक्ष्म पर्याय प्रत्येकी को जगन्य देशावधि काल अर्थात अवधि के असंख्यात भाग प्रमाण से भी असंख्यात भाग प्रमाण जो संख्या आएगी उस संख्या भाव की संख्या या भाव की अपेक्षा उतने अविभाग प्रतिच्छेदों को जानता है, सूक्ष्म को भी और स्थूल को भी। ठीक है, चलिए अब यहां से द्रव्य के विकल्प बनते जाएंगे। तो द्रव्य के विकल्प कितने बनेंगे? द्रव्य के विकल्प जो बनते जा रहे हैं, तो पहले द्रव्य विकल्प को ध्रुवहार से भाजित करेंगे तो अगले अगले विकल्प बनते जाएंगे। पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, मतलब पहला अवधि ज्ञान इतना, अगला क्षेत्रफल वाला इतना, उसके अगले क्षेत्रफल वाला इतना। तो ये द्रव्य के प्रमाण की अपेक्षा जब देखेंगे, अब ऐसा हमको एक देशावधि का चार्ट देखना है। तो देशावधि में जो द्रव्य का प्रमाण है और भाव का प्रमाण है, ये प्रति लेवल प्रति विकल्प में बदलते जाएगा। द्रव्य और भाव प्रति विकल्प में बदलते जाएगा। द्रव्य कितना बदलेगा? तो ध्रुवहार से भाजित 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 करते जाना है, ध्रुवहार से भाजित भाजित करते जाना है। ये भागाकार जो है ये ध्रुव रहता है, नित्य रहता है, इसलिए इसको ध्रुवहार कहा है। ये कितना होता है? इसके 4 प्रकार से इसका कैलकुलेशन किया गया है। ध्रुवहार 4 प्रकार से कैलकुलेट किया गया है। चारों प्रकार कौन बताएगा? माया पखाले दीदी। उसके बाद आप डॉक्टर मैनन दीदी आ चुके हैं आज। हाँ वंदना भैया, हाँ। नमस्ते आचार्य। सिद्धों की राशि का अनंत भाग पहला, दूसरा अभव्य राशि का अनंत गुना, बहुत बढ़िया। तीसरा गणा का गुणकार उनका अनंत भाग, और चौथा मनोवर्गना के जितने विकल्प होते हैं उसका अनंत भाग। नहीं तो गणित गड़बड़ा जाएगा, अनंत नहीं आएगा। ठीक है ना, चलो बढ़िया। मनोवर्गना के जितने विकल्प मनोवर्गना के भेद की संख्या को भी अनंत का भाग देना है। चलिए इतना करते 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 भाजित करते 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 जो देशावधि का उत्कृष्ट देशावधि का द्विचरम, उत्कृष्ट देशावधि से पहले एक भेद जो है वो जो बनता है, वो भेद कितने द्रव्य को जानता है? डॉक्टर मैना दीदी, देशावधि का द्विचरम भेद कितना जानता है? कार्बन शरीर के भाग को, कार्बन शरीर को जानता है, फिर कार्बन वर्गना को जानता है, फिर कार्बन शरीर की वर्गनाओं को, जो सूक्ष्म वर्गनाएं उनको कार्बन वर्गना बोल देना, क्योंकि कार्बन वर्गना कार्बन शरीर की ही होती है। ठीक है, इस प्रकार से कार्बन वर्गना कहना। तो कार्बन वर्गना को जानता है, बहुत बढ़िया। और उत्कृष्ट देशावधि का द्रव्य कितना है? अंजलि दीदी नागपुर, उत्कृष्ट देशावधि का कार्बन शरीर वर्गना को ही ध्रुवहार से भागने के बाद जो संख्या आती है उस द्रव्य को, क्षेत्र को जानते हैं। कार्बन शरीर को ध्रुवहार से भाजित करेंगे, ध्रुवहार से भाजित करेंगे, ये वो बन जाएगा उत्कृष्ट देशावधि का विकल्प, क्योंकि ध्रुवहार से भाजित भाजित करना है। ठीक, अब क्षेत्र में कितने द्रव्य विकल्प जाने के बाद क्षेत्र में एक प्रदेश की वृद्धि होती है? जघन्य देशावधि से कितने द्रव्य विकल्प जाने के बाद, मतलब कितने द्रव्य विकल्प हो जाते हैं, तब तक क्षेत्र नहीं बदलता, किंतु इतने भेद बदलने के बाद क्षेत्र में एक प्रदेश की वृद्धि होती है। द्रव्य के दो बताओ। हाँ बताओ। द्रव्य की जब दो बार वृद्धि होती है उसके बाद क्षेत्र का बदलाव होता है। दो वृद्धि थोड़ी होती है,
द्रव्य के विकल्प में कितनी वृद्धि होती है? हाँ जी महेंद्र कुमार जी। 3 विकल्प के बाद क्षेत्र बदलता है। नहीं नहीं नहीं, 3 के बाद नहीं बदलता, रुक जाइए। हाँ जी चलिए, कितने विकल्प बदलने के बाद? अरे महेंद्र कुमार जी, वो तो अंक संदृष्टि में 3 बदले थे, साक्षात में हाँ 3 बदलते हैं। हाँ जी सारिका दीदी। सूच्यंगुल का असंख्यात भाग बहुत बढ़िया, सूच्यंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण जो असंख्यात होता है, उतने विकल्प द्रव्य के बदलने के बाद क्षेत्र में एक प्रदेश की वृद्धि होती है, तब तक क्षेत्र में कुछ नहीं बदलता। चलिए बहुत बढ़िया। अब कितना क्षेत्र बदलने के बाद काल में एक समय की वृद्धि होती है? कितना क्षेत्र के विकल्प बदलने के बाद काल में एक समय की वृद्धि होती है? स्मिता दीदी। क्षेत्र में ध्रुव वृद्धि किंवा अध्रुव वृद्धि म्हणजे क्षेत्र में ध्रुव वृद्धि किंवा अध्रुव वृद्धि होने पर काल में एक समय की वृद्धि होती है। बहुत बढ़िया। ध्रुव वृद्धि कितनी की होती है? ध्रुव वृद्धि डिवाइडेड बाय ध्रुव वृद्धि एक समय नहीं, घनांगुल का असंख्यात विभाग प्रभाव, किंतु घनांगुल का असंख्यात भाग है। सूच्यंगुल में क्या होता है, एक ही अंगुल आता है, घनांगुल में उसका 3 बार गुणा होता है। तो घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण अर्थात ये बड़ा असंख्यात, ज्यादा वाला असंख्यात है। तो ये असंख्यात जो है, घनांगुल का असंख्यात भाग जो असंख्यात है, इतने विकल्प जो क्षेत्र के बदलते हैं तब एक ध्रुव वृद्धि होती है। और अध्रुव वृद्धि कितनी की होती है? अध्रुव वृद्धि, अंजू पांडे दीदी, अध्रुव वृद्धि कितने की होती है? घनांगुल के संख्यात विभाग और असंख्यात दोनों तरह से होती है। इतना ही नहीं है, अध्रुव वृद्धि कितने की है? उसके 15 विकल्प दिए गए हैं। घनांगुल का असंख्यातवा भाग, घनांगुल का संख्यातवा भाग, स्वयं घनांगुल, संख्यात घनांगुल या असंख्यात घनांगुल, जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग, जगत श्रेणी का संख्यातवा भाग, स्वयं जगत श्रेणी, संख्यात जगत श्रेणी या असंख्यात जगत श्रेणी, जगत प्रतर का असंख्यातवा भाग, जगत प्रतर का संख्यातवा भाग, स्वयं जगत प्रतर संख्यात या फिर असंख्यात जगत प्रतर। तो इस प्रकार के 15 अध्रुव वृद्धि दी है और देशावधि के 19 समूह किए गए हैं जिनको कांडक कहे जाते हैं। तो इस 19 कांडक में यथा योग्य ध्रुव और अध्रुव वृद्धि को लगाना है और उसके पश्चात फिर काल में एक एक समय की वृद्धि होती है। ठीक है, हाँ इस प्रकार से इसको कहना है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां तक देशावधि हो गया, आज इतना ही रखते हैं। कल परमावधि और सर्वावधि, अगली क्लास में परमावधि और सर्वावधि की भी थोड़ी सी रिवीजन कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं की श्री चरण में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।